दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम सभी ने नेताजी को एक फ्रीडम फाइटर के रूप में जाना है, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और उन्हें भारत से भगा दिया। लेकिन आज मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आप सभी के सामने नेताजी का एक दूसरा पहलू भी लाऊं और रखूं। यकीन मानिए दोस्तों, नेताजी का पूरा जीवन एक बेहतरीन मैनेजमेंट और कूटनीति का एग्जाम्पल रहा है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अपने बिजनेस की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक पॉलिटिकल लीडर हैं, किसी संस्था को लीड कर रहे हैं, या फिर एक होम मेकर ही क्यों ना हो और अपने परिवार को संगठित और मजबूत बनाना चाहते हो, तो यकीन मानिए मेरा ये वीडियो आप अंत तक देखिए। मैं नेताजी के जीवन से कुछ ऐसी अनकही कहानियां आपको बताऊंगा और उन कहानियों में से कुछ मैनेजमेंट के लेसन्स निकाल कर आपको समझाऊंगा, जो आपके जीवन में आपको बहुत काम आने वाले हैं। जुड़े रहिए। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम नेताजी के जीवन से कुछ मैनेजमेंट के लेसन सीखें, हम जानते हैं कि उस समय का भारत हुआ कैसा करता था, वहां भारत की परिस्थितियां किस तरीके से हुआ करती थी। दोस्तों, कॉस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बिटवीन 1857 टू 1947, यानी हमने क्या कुर्बानियां दी भारत की आजादी के लिए। सबसे पहले तो शशि थरूर जो हैं, जो कांग्रेस के एमपी हैं, उन्होंने एक रिसर्च की, एक किताब लिखी और उनके मुताबिक इन 90 सालों में लगभग 3.5 करोड़ भारतीयों ने अंग्रेजों के कारण अपनी जान गंवाई। जी हां दोस्तों, 3.5 करोड़। उस समय अगर भारत की आबादी 25, 28 या 30 करोड़ हुआ करती थी, तो 90 सालों में 3.5 करोड़ भारतीयों ने अंग्रेजों के कारण अपनी जान गंवाई। अमरेश मिश्रा जी हैं, एक बहुत ही मशहूर हिस्टोरियन हैं। वो अपने लेख में लिखते हैं कि 1857 का जो फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस था, जिसे मंगल पांडे जी ने लीड किया था, उस फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद 10 लाख भारतीय गायब हो गए, जिनका कोई पता ही नहीं चला। बंगाल में 1942-43 में फेमाइन आया, जो कि कहा जाता है कि एक मैन मेड फेमाइन था, जो कि अंग्रेजी फॉल्स जो पॉलिसीज थी अंग्रेजों की, उसके कारण पूरे बंगाल में धान की कमी हो गई और लोग भूख से मरे। तो आप जानते हैं कितने लोग भूख से, धान की कमी, चावल की कमी से मरे? लगभग 50 लाख लोग भूखे मरे हैं दोस्तों। और जब भारतीय मर रहे थे, भूखे मर रहे थे, तब जो विंस्टन चर्चिल थे, जो उस समय ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उनका एक स्टेटमेंट आया, और उस स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं इन भारतीयों से और इनके धर्म से, यानी हिंदू धर्म से नफरत करता हूं, और ये जो फेमाइन है ये इन भारतीयों के ही गलती के कारण आया है, क्योंकि ये खरगोश की तरह बच्चे पैदा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे 1942 में, ये उनकी मानसिक अवस्था थी, ये उनकी सोच थी हम भारतीयों के बारे में। वर्ल्ड वॉर 2 में 25 लाख इंडियन सोल्जर्स ने अंग्रेजों की तरफ से वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट किया। दूर दूर तक भारत का वर्ल्ड वॉर 2 से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी 25 लाख भारतीयों ने अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़ी, और जिसमें 1 लाख इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई। जब पाकिस्तान अलग हुआ तो 30 लाख भारतीय दंगे में मारे गए। उसी तरीके से जब बांग्लादेश अलग हुआ, जिसे मैं पाकिस्तान पार्टीशन का ही पार्ट 2 कहूंगा, जब बांग्लादेश अलग हुआ तो 25 लाख भारतीयों ने अपनी जान गंवाई। एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं उत्साह पटनायक, उन्होंने 2018 में अपना एक पेपर पब्लिश किया, और उस पेपर में उनकी रिसर्च ये बताती है कि अंग्रेजों ने टोटल $43 ट्रिलियन भारत से लूटे हैं। और ये 45 ट्रिलियन भारत से लूटे हैं, और ये 45 ट्रिलियन 2018 में जो भारत और ब्रिटेन की इकोनॉमी थी, जीडीपी थी, उनकी कंबाइंड जीडीपी का 17 टाइम्स हुआ करता था। 45 ट्रिलियन डॉलर। सो दिस वाज द कॉस्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये 90 सालों का मैंने खाका आपके सामने रखा है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, बस 2 मिनट लेकर मैं नेताजी के जीवन के कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। नेताजी का जन्म 1897 कटक, ओडिशा में हुआ। उनके पिता जो हैं शहर के बहुत ही रिनाउंड लॉयर थे, यानी उन्हें पैसों की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं थी। एक समृद्ध परिवार में उनका जन्म हुआ। वो 14 सिबलिंग्स में, 14 भाई बहनों में 9वीं संतान थे, और उनकी स्कूलिंग बहुत ही बड़े एक यूरोपियन स्कूल से हुई शहर के।
10th में वो टॉपर रहे 1911 में, क्योंकि वो 10th में टॉपर थे तो 1911 में देश और कोलकाता के एक बहुत ही बड़े प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनका एडमिशन हो गया। देखते ही देखते वो हेड ऑफ स्टूडेंट काउंसिल बन गए। इंडियन सिविल सर्विसेज में उन्होंने एडमिशन लिया और इंडियन सिविल सर्विसेज में जो पढ़ाई 4 साल की हुआ करती थी उस पढ़ाई को इंग्लैंड जाकर उन्होंने सिर्फ 7 महीने में ही कंप्लीट कर लिया, और ना केवल कंप्लीट किया बल्कि अंग्रेजों को पछाड़ते हुए 4था रैंक भी हासिल किया। 1921 में वो इंडियन सिविल सर्विसेज को छोड़कर भारत वापस आ गए और इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। फिर 1930 में वो कैलकाटा के मेयर बने और कैलकाटा के म्यूनिसिपैलिटी को इतना रिवॉल्यूशनलाइज कर दिया कि जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। 1938 को वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। 1939 को इलेक्शन हुआ तो फिर से दोबारा प्रेसिडेंट बने, मगर किन्हीं कारणों से वो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 1941 में जब वो गिरफ्तार हो गए थे तो द ग्रेट एस्केप, वो किस तरीके से कैलकाटा से भागते हुए जो हिटलर थे उनसे मिलने गए, उन्हें हम द ग्रेट एस्केप कहते हैं। तो द ग्रेट एस्केप उनका मैं ये स्टोरी आपको सुनाऊंगा। 1943 में उन्होंने पहली इंडियन गवर्नमेंट एक्साइल में रहते हुए सिंगापुर में स्थापित की, ये भी मैं स्टोरी आपको सुनाऊंगा। 1944 में उन्होंने भारतीय ध्वज को जो है मणिपुर और अंडमान निकोबार को आज़ाद करवाते हुए वहां पर लहरा दिया और ये घोषणा कर दी कि भारत अब आज़ाद हो चुका है। टोटल 11 बार अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेजा और 18 अगस्त 1945 को नेताजी डिसअपियर हो गए और आज तक नहीं दिखे। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड बिजनेस लेसन्स फ्रॉम नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, नेताजी की जिंदगी से जो सबसे पहला लेसन हमें सीखना चाहिए वो ये है कि नेताजी हो या कोई भी बड़ा लीडर हो, सबसे बड़ी क्वालिटी एक लीडर की होती है कि एक लीडर के पास बिग एंड कन्विंसिंग ड्रीम होता है विद अ क्लियर रोड मैप। जी हाँ दोस्तों, बड़ा लीडर छोटा सोचता ही नहीं है, और न केवल एक बड़ा लीडर बड़ा सोचता है बल्कि वो दुनिया को और अपने फॉलोअर्स को अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कन्विंस भी कर पाता है विद अ क्लियर कट रोड मैप। क्योंकि अगर आपके पास रोड मैप ही नहीं होगा तो आपके सपने रात को देखे हुए सपनों जैसे होंगे। और नेताजी एक बहुत बड़े ड्रीमर थे। वो बचपन से ही एक ब्राइट स्टूडेंट थे। कॉलेज में उनकी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज को देखते हुए उनसे एक बार कहा गया कि आप एक अंग्रेज प्रोफेसर से माफी मांगिए। तो उन्होंने माफी नहीं मांगी और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई आप मुझे रेस्टिगेट कर दो, लेकिन एज अ स्टूडेंट लीडर मेरी प्रायोरिटी स्टूडेंट के राइट्स हैं, तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। दोस्तों, उनकी सोच ही अलग थी। उनके सपने भारत को विश्वगुरु बनाना था, भारत को पूर्ण स्वराज दिलवाना था। तो ये एज अ स्टूडेंट लीडर रहते हुए प्रेसिडेंसी कॉलेज से पास होकर एक अच्छा करियर बनाना उनका कभी भी उद्देश्य नहीं था, तो उन्होंने रेस्टिगेशन स्वीकार कर लिया। दोस्तों, उस समय जो इंडियन सिविल सर्विसेज हुआ करती थी वो आज के आईएएस की तरह हुआ करती थी, जहां 99% जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो लोग थे, जो ऑफिसर्स थे, वो ब्रिटिशर्स ही हुआ करते थे, क्योंकि भारतीय वहां तक पहुंच ही नहीं पाते थे। और मैं उस समय न केवल इंडियंस बल्कि ब्रिटिश की भी साइकोलॉजी आपको समझाना चाहूंगा कि ब्रिटिश जो है अपने आप को एक एशिया में सुपीरियर ब्रीड माना करते थे। वो ये माना करते थे कि बाकी जो एशियंस हैं, बाकी जो दुनिया है वो इंफीरियर है और ब्रिटिश उन्हें रूल करने के लिए ही बने हैं। इसीलिए उन्हें एक घमंड हुआ करता था कि इंडियन सिविल सर्विसेज तो भाई ब्रिटिश ही क्लियर कर पाएगा। ये बहुत ही कठिन परीक्षा हुआ करती थी। ये 4 साल की परीक्षा हुआ करती थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने न केवल इंग्लैंड जाकर इस 4 साल की परीक्षा को 7 महीने में क्लियर किया, बल्कि अंग्रेजों को पछाड़ते हुए पूरी परीक्षा में 4था स्थान हासिल किया। दोस्तों, यहां पर नेताजी का गोल पहले से ही प्री डिटरमिन्ड था, बिल्कुल क्लियर था। उनके सपने बहुत बड़े थे। वो अंग्रेजों को सबसे पहले तो ह्यूमिलिएट करना चाहते थे कि उन्हीं के एग्जाम में मैं आपको पछाड़ रहा हूं, और इस तरीके से पछाड़ रहा हूं कि भारतीयों का सर उन्होंने, न केवल भारतीयों का बल्कि जो अदर कॉमनवेल्थ नेशंस थे उन सभी का सर उन्होंने गर्व से ऊंचा कर दिया। और न केवल भारत, न केवल इंग्लैंड, बल्कि जितने भी पराधीन देश थे जहां पर अंग्रेज राज किया करते थे,
वहां के सारे नेशनल न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बना कि एक इंडियन ने इंडियन सिविल सर्विसेज को 4th रैंक हासिल किया। और आईसीएस में, इंडियन सिविल सर्विसेज में 4th रैंक हासिल करने के बाद उन्होंने क्या किया, आईसीएस को उन्होंने त्याग कर दिया और ये कहकर उन्होंने आईसीएस छोड़ा कि मैं अंग्रेजों की नौकरी नहीं कर सकता, मैं अपने भारत को आजादी दिलाने के लिए काम करूंगा। तो यहां पर वो दो काम कर रहे थे, एक तो वो अंग्रेजों को ह्यूमिलिएट कर रहे थे और दूसरा भारतीय और जो दूसरे पराधीन देश हैं उनका आत्मसम्मान बढ़ाने का काम कर रहे थे, क्योंकि उनका गोल पूर्ण स्वराज था, उनका गोल बिल्कुल क्लियर था, उनको आईसीएस में जाना ही नहीं था। मगर फिर भी वो आईसीएस में गए, 4 साल की पढ़ाई 7 महीने में क्लियर की और फिर आईसीएस को ऐसा कहकर उन्होंने छोड़ दिया। ठीक वैसा ही उन्होंने 1939 को किया, जब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए, सर्वसम्मति से कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए। मगर क्योंकि कांग्रेस उस समय 1939 आते आते तक एक टिपिकल पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी थी, गांधी जी के साथ मतभेदों के चलते वो फ्रीली काम नहीं कर पा रहे थे, तो 1939 में अगेन उन्होंने अपने बड़े सपने और एक क्लियर कट रोड मैप के चलते कांग्रेस का भी त्याग कर दिया, कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप से भी त्याग कर दिया। जबकि वो चाहते तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते हुए एक आराम की जिंदगी, एक सम्मान की जिंदगी बिता सकते थे और शायद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बन जाते। तो दोस्तों, एक बिग एंड कन्विंसिंग ड्रीम विद अ क्लियर रोड मैप, अगर हम 2500 साल पहले भारत के इतिहास में थोड़ा सा और पहले जाएं तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल जो मुझे दिखता है वो दिखता है आचार्य चाणक्य का। दोस्तों, आज से 2500 साल पहले भारत छोटी बहुत सारी रियासतों में बटा हुआ था, बहुत सारे देशों में, राजा महाराजाओं में भारत बटा हुआ था। और तब आचार्य चाणक्य ने एक बड़ा सपना देखा, पूरे भारत को अखंड करने का। अफगानिस्तान से इंडोनेशिया, नेपाल से श्रीलंका, पूरे भारत को अखंड करने का उन्होंने सपना देखा। और अपने इस सपने को उन्होंने जो अपने फॉलोअर्स थे, यानी जो चंद्रगुप्त की मां थी, उसको कन्विंस भी कर दिया कि ए मां, तू अपना एक लौता बच्चा मुझे सौंप दे और मैं इस बच्चे को पहला चक्रवर्ती सम्राट बनाऊंगा, अखंड भारत का राजा बनाऊंगा। देखिए दोस्तों, यहां पर एक जो लीडर होता है उसकी कन्विंसिंग एबिलिटीज सामने आती हैं। और यही नहीं, उनके पास पूरा रोड मैप था और 15 से 20 सालों ने उन्होंने जो सपना देखा था उस सपने को पूरा भी किया और चंद्रगुप्त मौर्य पहली बार अखंड भारत के सम्राट बने। दूसरी चीज जो हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से सीखते हैं वो ये है, टू विन अ बार्गेन यू नीड टू लुक मोर स्ट्रॉन्गर देन यू एक्चुअली आर। दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, कोई डील करने जा रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या अगर आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपको अपनी कमजोरियों को छुपाते हुए अपनी शक्तियों को, आप जितने शक्तिशाली हैं उससे कहीं ज्यादा दिखाना पड़ेगा। ये एक लीडर की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है जो हम नेताजी के जीवन के इस पहलू से सीखते हैं। यहां पर मैं आपको एक और स्टोरी बताना चाहूंगा, शेकिंग हैंड्स विद द डेविल इन हिज ओन डेन। जो हिटलर थे वो 1942-43 आते आते तक पूरे विश्व के, पूरी दुनिया के सबसे बड़े, ताकतवर और खतरनाक लीडर्स में से एक बन चुके थे। और दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रों के अध्यक्ष भी हिटलर से जर्मनी में जाकर मिलने में 2 बार सोचा करते। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो 1939 में कांग्रेस से निकाल दिए गए थे, फिर अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया, तो जेल में छुपते छुपाते, जेल से भागते हुए वो जर्मनी पहुंचे। तो देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो नेताजी कोई ऑफिशियल पोस्ट होल्डर नहीं थे, कोई बहुत शक्तिशाली नेता नहीं थे, उनका एज सच कोई ऑफिशियल बैकग्राउंड बचा नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने किस तरीके से एक पराधीन गुलाम भारत का भागा हुआ भगोड़ा अपराधी होते हुए भी, कम से कम ब्रिटिश की नजर में तो वो एक अपराधी ही थे, अपराधी होते हुए भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली लीडर हिटलर को ऐसा क्या कहा होगा कि हिटलर उनसे इतने इंप्रेस हो गए और 4000 जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जो भारतीय सैनिक थे, जो हिटलर ने अपने कब्जे में कर लिए थे ब्रिटिश को हराकर, न केवल 4000 सैनिकों को उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया, बल्कि जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे उनको पर्सनली उन्होंने कॉल किया और कहा कि भाई, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आपके पास भेज रहा हूं, अपनी खुद की सबमरीन में भेज रहा हूं, आप इन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलिए, ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर को क्या कहा होगा?
दोस्तों, हिटलर ने जो है अपनी किताब मीन कैंप में भारतीयों के बारे में एक बहुत ही डेरोगेटरी रिमार्क लिखा था, एक नस्लवादी रिमार्क लिखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये जानते हुए भी कि अगर हिटलर को मेरी बात ना पसंद आई तो हिटलर मुझे मरवा सकता है, मुझे जेल में डाल सकता है, मैं जिंदगी भर सड़ता रहूंगा जर्मनी में, ये जानते हुए भी उन्होंने हिटलर की आंख में आंख डालकर उन्होंने हिटलर को एक बात कही। उन्होंने हिटलर को कहा कि हिटलर, जो आपने भारतीयों के अगेंस्ट में अपनी किताब में ये जो डेरोगेटरी रिमार्क लिखे हैं, इसे आपको हटा लेना चाहिए। और क्यों हटाना चाहिए? इसलिए कि अंग्रेज जो है आपके इस रिमार्क्स को भारत में भारतीयों को आपके अगेंस्ट भड़काने के लिए यूज कर रहे हैं, जो आपकी अंग्रेजों के अगेंस्ट जो लड़ाई है उसे भारत में कमजोर। तो देखिए दोस्तों, यहां पर नेताजी की एक और क्वालिटी सामने आती है। नेताजी कमजोर थे, बहुत कमजोर थे, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था, मगर फिर भी उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत दिखाया। दुनिया के सबसे खूंखार लीडर की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने कहा कि भाई आप ये रिमार्क हटा लो, और इस तरीके से कहा कि हिटलर भी कन्विंस हो गया। उन्होंने हिटलर का फायदा दिखाया और खुद को मजबूत दिखाया, जितने वो मजबूत थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत दिखाया। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। टू विन अ बार्गेन यू नीड टू लुक मोर स्ट्रॉन्गर देन यू एक्चुअली आर। और दोस्तों, इसका एक बेहतरीन उदाहरण जो है, आप सभी ने अभी अभी एक मूवी देखी होगी, केसरी। इस बॉलीवुड की फिल्म केसरी से हमें इसका एक बेहतरीन उदाहरण मिलता है, जो हमारे देश का इतिहास भी रहा है। केसरी में 21 सिख होते हैं और सामने होते हैं 10,000 अफगान। इन सिखों को थोड़ा सा समय चाहिए होता है कि अगर 10,000 ये जो अफगान हैं ये थोड़ी देर बाद हमें अटैक करें तो हमें थोड़ा सा समय मिल जाएगा और पीछे से बैकअप हमें मिल जाएगा। तो ये 21 सिख अंग्रेजों, ये अफगानियों को इंटेलिजेंस के रूप में पता रहता है कि यहां पर बस 21 सिख हैं, मगर ये 21 सिख इतने जोर से जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल चिल्लाते हैं कि खुद अफगान भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सही है कि यहाँ 21 सिख है, कि यहाँ तो जितने जोर से आवाज आ रही है हमें लग रहा है कि यहाँ तो हजारों सिख हैं। तो ये एक बेहतरीन उदाहरण है खुद की कमजोरियों को छुपाते हुए खुद को और ज्यादा शक्तिशाली दिखाना, जो हमें नेताजी के जीवन के इस पहलू से सीखने को मिलता है। दोस्तों, तीसरी जो क्वालिटी हमें नेताजी के जीवन के इस पहलू से सीखने को मिलती है वो है मैक्रो थिंकिंग। चाहे कोई भी बड़ा लीडर हो, वो छोटा सोचता ही नहीं है। छोटा सोचना, छोटे काम करना उसके लिए अपराध की तरह होता है। एक बड़ा लीडर जो है एक ईगल, एक गिद्ध की तरह होता है, जो बादलों के ऊपर रहकर पूरे शहर पर अपनी नजर रखता है और बड़ा शिकार करता है। नेताजी भी कुछ इसी तरह थे। 1939 में उनके जो है महात्मा गांधी जी से विवाद जो है बढ़ते जा रहे थे। नेताजी गरम दल के हो चुके थे और महात्मा गांधी जो है शांत दल के नेता थे। तो नेताजी को फ्रीली काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा था कांग्रेस में। तो गांधी जी ने कहा कि भाई अब एक और चुनाव होने चाहिए, और चुनाव में गांधी जी ने अपने तरफ से खड़ा किया सीतारमैया जी को, जो कि साउथ के एक बहुत बड़े लीडर थे, और उन्होंने सीतारमैया जी का प्रचार भी किया। और उन्होंने कहा कि सीतारमैया को अगर आप वोट देते हैं तो ये मान लेना कि आप खुद गांधी को वोट दे रहे हैं। लेकिन रिजल्ट आया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिले 1580 वोट और सीतारमैया हार गए, उन्हें मिले 1375 वोट। लेकिन फिर भी जीतने के बाद भी गांधी जी फ्रीली कांग्रेस में काम नहीं कर पा रहे थे। वो जिस तरीके से भारत को आजादी दिलाना चाहते थे, उनके रास्ते में हमेशा नरम दल सामने आ रहा था, गांधी जी सामने आ रहे थे। तो उन्होंने एक मैक्रो थिंकिंग का परिचय देते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष पद का लालच नहीं रखा और कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और न केवल इस्तीफा दिए, पूरी दुनिया में उन्होंने समझ गए थे कि अब भारत के अंदर से मेरा कुछ होने वाला नहीं है, तो उन्होंने भारत के बाहर पूरी दुनिया में वो घूमे। पूरी दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्षों से वो छुपते छुपाते, अंग्रेजों से छुपते छुपाते मिले, और 9 जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उनके साथ एक अलायंस स्थापित किया। उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया और उनके कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने भारत से बाहर सिंगापुर में रहते हुए भारत की पहली सरकार की स्थापना की। देखिए दोस्तों, यहां पर एक बड़े लीडर की आप सोच देखिए। एक पराधीन मुल्क है भारत, उसका एक जेल में कैद नेता है जो छुपते छुपाते पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर से मिलता है, और उसकी सोच देखिए, सारे लीडर्स को कन्विंस भी करता है।
और भारत की सरकार की स्थापना भी कर देता है सिंगापुर में बैठे बैठे। ये स्टोरी मैं आपको आगे सुनाऊंगा। यहां पर मेरा मकसद था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मैक्रो थिंकिंग, बड़ी थिंकिंग आपको बताने का। वो चाहते तो कांग्रेस में एक पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष के रूप में रहकर छोटे छोटे काम भी कर सकते थे, मगर एक लीडर किस तरीके से सोचता है वो नेताजी की इस स्टोरी से मैं आपको बताना चाहता हूं। और कॉरपोरेट जगत का जो बेहतरीन एग्जाम्पल है मैक्रो थिंकिंग का, वो है धीरू भाई अंबानी। जब धीरू भाई अंबानी ने कहा कर लो दुनिया मुट्ठी में, जब 4-5 मोबाइल की कंपनियां हुआ करती थी जिनका गोल हुआ करता था कि कुछ चुनिंदा पैसे वाले कस्टमर से ही पैसा कमाना, उन्हें लूटना, तब धीरू भाई अंबानी ने कहा नहीं, मैं कुछ कस्टमर से नहीं कमाऊंगा, मैं सब्जी वाले, मैं मछली वाले से भी कमाऊंगा, मैं हर किसी से कमाऊंगा, मैं पूरे दुनिया के एक एक ग्राहक को अपना कस्टमर बनाऊंगा और हर किसी से कमाऊंगा। और उन्होंने 500 रुपए में मोबाइल और लगभग फ्री में कॉल्स दुनिया को बांट दिए और कहा कर लो दुनिया मुट्ठी में। यह होती है एक मैक्रो थिंकिंग। दोस्तों एक और क्वालिटी जो हर बड़े लीडर में होती है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। जी हां, और नेताजी का पूरा जीवन इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बेहतरीन उदाहरण रहा है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है? दूसरों के इमोशंस को, न केवल खुद के इमोशंस बल्कि दूसरों के इमोशंस को किस तरीके से आप चैनलाइज करते हैं और खुद के ड्रीम्स इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, खुद के ड्रीम्स को पूरा करने में दूसरों के इमोशंस को किस तरीके से आप यूज करते हैं, अपने फॉलोअर्स के इमोशंस, अपने एम्प्लॉइज के इमोशन, अपने घर परिवार के इमोशंस को किस तरीके से आप चैनलाइज करते हैं इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ योर फैमिली, ऑफ योर बिजनेस, ऑफ योर कंट्री। तो ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। 1921 में जैसा मैंने आपको बताया, इंडियन सिविल सर्विसेज को त्याग करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब मुंबई पोर्ट शिप से पहुंचे तो 1921 में वो देखते हैं कि हजारों हजार भारतीय सिर्फ उन्हें देखने के लिए, सिर्फ दूर से देखने के लिए जमा हो गए थे पोर्ट में, ये देखने के लिए कि भाई ये कौन है सुभाष जिसने आईसीएस का त्याग कर दिया और भारत की आजादी के लिए अपना योगदान देने के लिए भारत वापस आ गया। तो नेताजी वॉज वेरी क्विक इन सेंसिंग दैट पीपल वर वेटिंग फॉर अ हीरो। नेताजी बहुत ही क्विक थे दोस्तों। उन्होंने सोचा कि भाई जब मेरे इतने छोटे से त्याग पर ही इतने हजारों हजार भारतीय इकट्ठा हो गए हैं, तो अगर मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लूं तो मेरा जो सपना है पूर्ण स्वराज का, मैं पूरे भारत को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर सकता हूं। तो ही वॉज वेरी क्विक इन सेंसिंग द इमोशंस ऑफ द पब्लिक। लोग जो है एक लीडर के इंतजार में थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत ही क्विकली इस चीज को सेंस कर गए। 1942 में जब वो हिटलर से पहली बार मिलने गए तो भारत से छुपते छुपाते जब वो हिटलर से मिलने जा रहे थे तो उन्होंने हिटलर की पूरी स्टडी कर ली थी कि हिटलर किस तरीके का आदमी है। ये एक लीडर की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। जब भी आप कोई डील करने जाएं, कहीं नौकरी मांगने जाएं, तो आप पूरा अपना रिसर्च तैयार रखते हैं। उन्होंने पूरा हिटलर की स्टडी कर ली और जब हिटलर से वो पहली बार मिले तो उन्होंने हिटलर को कहा कि हिटलर, जितनी नफरत आप इन अंग्रेजों से करते हैं उससे कहीं ज्यादा नफरत मैं उन अंग्रेजों से करता हूं। तो उन्होंने, सुभाष जी ने हिटलर के ईगो को टच करने की कोशिश की। अंग्रेजों के खिलाफ जो उसकी फीलिंग्स थी हिटलर की, उसे उन्होंने हिट करने की कोशिश की। ठीक वैसे ही जब 1943 में वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर तोजो से मिले तो देखिए जापानीज प्राइम मिनिस्टर बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। वर्ल्ड वॉर 2 में तो ब्रिटेन को तक जापान डोमिनेट कर चुका था, मगर इतने शक्तिशाली जब नेता से एक इस पराधीन भागे हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलने गए तो उन्होंने तोजो, जापानीज प्राइम मिनिस्टर तोजो से कहा कि तोजो, एशिया में एशियाई रूल करने चाहिए, या तो आप रूल करो या हम रूल करें, ये फिरंगी यहां क्या कर रहे हैं रूल करने। तो उन्होंने अगेन, तोजो भी बहुत ही कैपिटलिस्ट थे, बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, तो अगेन उन्होंने तोजो के इमोशंस को हिट किया कि भाई चाहो तो आप रूल करो या हम रूल करें, ये अंग्रेज एशिया में क्या कर रहे हैं। इस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस का उन्होंने अगेन उपयोग किया। यही नहीं, उन्होंने धर्म को भी बीच में ले आया। देखिए कितनी खूबसूरती से उन्होंने तोजो को कहा कि तोजो, भगवान बुद्ध आपके भी भगवान हैं और भगवान बुद्ध तो भारत की धरती में पैदा हुए हैं, वो हमारे भी भगवान हैं। उन्होंने देखिए धर्म को भी बीच में ले आया और तोजो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इतने खुश हुए कि सिंगापुर में उन्होंने नेताजी का दिल खोलकर साथ दिया। दोस्तों उस समय सिंगापुर भी ब्रिटिश के अधीन हुआ करता था, ब्रिटिश का एक स्टेट हुआ करता था
और जब जापान जो है सिंगापुर में आक्रमण करने वाला था, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने प्राइम मिनिस्टर तोजो को एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताया। अगेन, क्योंकि सिंगापुर सिटी में 85,000 ब्रिटिश सोल्जर्स हुआ करते थे और इन 85,000 में से 45,000 तो सिर्फ भारतीय सोल्जर हुआ करते थे। तो नेताजी का यहां दिमाग देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस देखिए। नेताजी जानते थे कि इन 45,000 जो भारतीय सैनिक हैं, इन्हें जगाना जरूरी है। इनका जो देश प्रेम है वो सो चुका है, उनके सोए हुए देश प्रेम को, उनके ईगो को हर्ट करना जरूरी है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तोजो को एक ट्रिक बताई, एक आइडिया दिया। उन्होंने तोजो को कहा कि तोजो, जब आप अपनी एयरक्राफ्ट से बम बरसाएंगे सिंगापुर में, तो हर बम के साथ आप 500 पैम्पलेट, जो फ्लायर्स होते हैं, पैम्पलेट होते हैं, वो 500 पैम्पलेट भी बरसाइएगा। और उन पैम्पलेट्स में उन्होंने इंडियन भाषा में लिख दिया अपने सैनिकों के नाम एक खत। और उस खत में नेताजी लिखते हैं कि भाइयों, कब तक आप इन अंग्रेजों के लिए लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे? अब समय आ गया है कि हम अपने देश के लिए लड़ें। देखिए, यहां पर उन 45,000 भारतीय सोल्जर्स के वो ईगो को हर्ट कर रहे थे, उनके सोए हुए देश प्रेम को जगाने की कोशिश कर रहे थे। कितना बेहतरीन उदाहरण है नेताजी के इमोशनल इंटेलिजेंस का। और रिजल्ट क्या निकला? जापान जो है ब्रिटेन को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। क्यों हरा पाया? क्योंकि जो भारतीय 45,000 सैनिक थे वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गए, वो बिल्कुल आइडल हो गए, पैसिव हो गए, और ब्रिटेन बहुत बुरी तरीके से हारा। और प्राइम मिनिस्टर तोजो नेताजी से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने ये 45,000 जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जो भारतीय सैनिक थे, ये नेताजी को सौंप दिए और कहा कि नेताजी, आप इनका अब जो करना चाहो करो, हम सिंगापुर अब जीत चुके हैं। और इन 45,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ नेताजी ने बनाई INA, इंडियन नेशनल आर्मी की पहली फौज, और उन्हें एक नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने क्या कहा? तुम मुझे अपनी जान दो, तुम मरो देश के लिए, मैं तुम्हें देश की आजादी ला कर दूंगा। देखिए दोस्तों, यह होता है एक लीडर के इमोशनल इंटेलिजेंस को, किस तरीके से 45,000 जो भारतीय सैनिक थे, उनके इमोशंस को नेताजी ने अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, अपने कंट्री के ड्रीम को फुलफिल करने के लिए किस तरीके से इस्तेमाल किया, चैनलाइज किया। तो ये एक बड़े बिजनेस लीडर, एक बड़े पॉलिटिकल लीडर, एक बहुत ही सक्सेसफुल होम मेकर या एक शार्प स्टूडेंट की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक और उदाहरण अगर हम महाभारत में जाएं तो महाभारत में देखने को मिलता है कि कृष्ण भगवान जो है किस तरीके से गुरु द्रोणाचार्य का वध करवाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य के रहते जो कौरव थे वो कभी जंग जीत नहीं पाते, ये कृष्ण भगवान भी जानते थे। और उन्होंने अगेन गुरु द्रोणाचार्य के इमोशंस को चैनलाइज किया और उन्हें इमोशनल कर कर उनका वध करवाया। उन्होंने युधिष्ठिर से कहवाया कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, तो उन्होंने युधिष्ठिर से कहलवाया, जो कि कभी झूठ नहीं बोलते थे, कि अश्वत्थामा मारा गया। और अश्वत्थामा थे कौन? वो एक हाथी का भी नाम था। तो युधिष्ठिर ने झूठ भी नहीं बोला, उन्होंने युधिष्ठिर के इमोशन से कुछ गलत नहीं करवाया, युधिष्ठिर ने झूठ भी नहीं बोला। युधिष्ठिर ने कहा कि वो हाथी मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। और गुरु द्रोणाचार्य ये सोच बैठते हैं कि मेरा बेटा माना गया, और वो इमोशनली वीक हो जाते हैं। और कृष्ण भगवान गुरु द्रोणाचार्य का इस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस को चैनलाइज करते हुए, या यूं कहूं एक्सप्लॉइट करते हुए, देश के लार्जर इंटरेस्ट के लिए, धर्म के लार्जर इंटरेस्ट के लिए, धर्म की स्थापना के लिए यूज करते हैं। ये हमारी पौराणिक कथाओं में से, महाभारत में से एक बेहतरीन उदाहरण हो सकता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। एक और जो क्वालिटी होती है एक बड़े लीडर की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, वो है लिविंग इन द प्रेजेंट। दोस्तों, आप और हम हमेशा सोचते हैं ना कि एक बड़े लीडर, उनके भी जीवन में 24 घंटे होते हैं, हमारे भी जीवन में 24 घंटे होते हैं। तो एक बड़ा सक्सेसफुल लीडर उन्हीं 24 घंटों में इतना सक्सेसफुल कैसे बन जाता है, इतनी सारी चीजें कैसे कर लेता है, जबकि हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो वो इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि एक बड़ा लीडर हमेशा लिविंग इन द प्रेजेंट का एक फॉर्मूला, एक क्वालिटी हमेशा अपने जीवन में यूज करता है। वो जो काम करता है, अभी कर रहा है, वही काम वो 100% उस काम में अपना देता है। अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप 100% यही हैं। अगर अभी आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप 100% कुछ और नहीं सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम। आप अभी बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो आप बिजनेस की टेंशन पीछे छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है किसी भी एक बड़े लीडर की।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से मैं 2-3 स्टोरीज आपको सुनाऊंगा। 10th क्लास में जब उन्होंने टॉप किया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बंगाली का ABC भी नहीं आता था, लेकिन सिर्फ 7 महीनों में उन्होंने न केवल बंगाली पूरी अच्छी तरीके से सीखी और बंगाली के पेपर में टॉप किया, बल्कि पूरे 10th क्लास में वो टॉप किए। तो ये एक एग्जाम्पल है लिविंग इन द प्रेजेंट का। दूसरा एग्जाम्पल है जब ICS में उन्होंने 4th रैंक हासिल किया, इंडियन सिविल सर्विसेज में। ICS दोस्तों अंग्रेजों को भी 4-4 साल लग जाया करते थे, क्योंकि ICS का एक पेपर जो है फ्रेंच में हुआ करता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड गए ICS की तैयारी के लिए, और न केवल ICS की तैयारियों के साथ फ्रेंच भाषा को 7 महीने में सीखा, बल्कि ICS में 4th रैंक, अंग्रेजों को पछाड़ते हुए 4th रैंक हासिल किया। अगेन लिविंग इन द प्रेजेंट का बेहतरीन एग्जाम्पल। जब वो एक स्टूडेंट लीडर थे तो उन्होंने अपने करियर, अपनी पढ़ाई को पीछे छोड़ते हुए स्टूडेंट, क्योंकि एक स्टूडेंट लीडर होते हुए उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट राइट्स, तो उनसे मैंने बताया आपको, उनसे एक बार कहा गया कि भैया आप सॉरी मांग लो इस अंग्रेज प्रोफेसर से, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे लिए एज अ स्टूडेंट लीडर सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के राइट्स, तो आप भले मुझे रेस्ट्रिगेट कर दो, मैं सॉरी नहीं मांगूंगा, और वो रेस्ट्रिगेट हो गए। एज अ मेयर जब वो 1930 में कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर बने, तो उन्होंने एज अ मेयर रहते हुए ऐसे काम करवा दिए दोस्तों, ये सब आजादी की लड़ाई के पैरेलली ऐसे काम करवा दिए कि जिसका इतिहास जो आज के कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी एक लैंडमार्क, एक मिसाल माना जाता है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है हमारे रियल इस्पात लिमिटेड के चेयरमैन, और मैं JCI से बिलोंग करता हूं, तो JCI के हमारे सुपर चैप्टर के चेयरमैन राजेश अग्रवाल जी, जो कि जिंदगी के हर पहलू को इस तरीके से जीते हैं जैसे कि जब आप उनसे मिलने जाएंगे वो अपने बच्चों से खेल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो उनके जीवन में सिर्फ वो बच्चा ही है। जब वो JCI में समय दे रहे हैं या स्काउट एंड गाइड में समय दे रहे हैं, अपने बिजनेस को समय दे रहे हैं, अपने सोशल सर्विस में समय दे रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि बस उनके जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा सोशल सर्विस ही है। जब बिजनेस में होते हैं सबसे बड़ा हिस्सा बिजनेस ही है, क्योंकि वो 100% देते हैं। और आज वो न केवल रायपुर बल्कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े उद्योगपति, सबसे बड़े सोशल एक्टिविस्ट, सबसे बड़े सोशलाइजर के रूप में छत्तीसगढ़ में मशहूर है। दोस्तों एक लीडर जितना बड़ा होता है उसके फॉलोअर्स उतने ही ज्यादा होते हैं, और अगर एक लीडर चाहे तो अपने फॉलोअर्स को डुबा भी सकता है और अपने फॉलोअर्स को मुश्किलों से उबार भी सकता है, समृद्ध भी बना सकता है। इसीलिए रीडिंग द ट्रेंड्स, ये जो क्वालिटी है ये किसी भी लीडर में होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर एक लीडर ट्रेंड्स को रीड नहीं कर पाएगा तो वो खुद तो डूबेगा ही, साथ में उसके हजारों, लाखों, करोड़ों फॉलोअर्स को भी डुबा देगा। तो नेताजी के जीवन के इस स्टोरी से हमें ये रीडिंग द ट्रेंड्स की क्वालिटी का एक बेहतरीन उदाहरण मैं आपको बताता हूं। 1939 से 1945 तक आप सब जानते हैं वर्ल्ड वॉर चला, लेकिन नेताजी ने वर्ल्ड वॉर शुरू होने के पहले ही, 1-1.5 साल पहले ही ये प्रिडिक्ट कर दिया था, ये इस ट्रेंड को रीड कर लिया था कि वर्ल्ड वॉर होने वाला है और द एक्सिस और द एलाइज पावर्स के बीच में होने वाला है। द एक्सिस में थे जापान, इटली और जर्मनी, और द एलाइज पावर्स में थे फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन। और उन्होंने कांग्रेस में इस बात को कह दिया था, इन केस वर्ल्ड वॉर होता है तो भारत को किसी भी हाल में एक्सिस पावर का ही साथ देना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन बहुत ही वीक हो जाएगा और भारत के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी अपनी आजादी को अंग्रेजों से छीनने की। और इसका एक बेहतरीन, अगर मैं कहूं कॉर्पोरेट जगत के एग्जाम्पल्स मैं आपको दूं और रिलेट कर पाए, तो सबसे जो रीसेंट एग्जाम्पल है दोस्तों, आप सभी ने गौर किया होगा, जब नोटबंदी आई या जब GST आई, तो हम सभी कहीं ना कहीं ये जानते थे कि GST आने वाला है। सालों से GST की बातें चल रही थी, मगर सिर्फ वही बिजनेसेस GST के आने के बाद बंद हो गए जिन्होंने इस ट्रेंड को रीड करने से जो फेल हो गए। कई बिजनेसेस बंद हो गए, नोटबंदी के बाद कई बिजनेसेस बंद हो गए। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड को रीड नहीं कर पाए। तो उन बिजनेस के लीडर्स न ट्रेंड को रीड कर पाए और उनके साथ साथ उनके सारे एम्प्लॉइज को भी ले डूब गए। लेकिन जो बिजनेसेस इस ट्रेंड को रीड कर पाए वो आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। और इसका अगर मैं किसी इंसान का एग्जांपल दूं तो वो है इलॉन मस्क, जो कि आज उन टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हैं जो कि आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद दुनिया में आने वाली है। उन टेक्नोलॉजीज के लिए वो अभी से काम करना चालू कर दें। सो एक लीडर को
ट्रेंड सेटर, ट्रेंड को रीड करने वाला होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आवश्यकता है। दोस्तों, किसी भी बड़े लीडर की एक और खास क्वालिटी होती है, वो है उसका नेवर डाई एटीट्यूड। कुछ भी हो जाए हम हार मानेंगे ही नहीं, अपने सपने को तो हम हासिल करके रहेंगे, और नेताजी भी उनमें से ही एक थे। 1939 में कांग्रेस को अपने जीवन के 20 साल देने के बाद अचानक से कांग्रेस पद में रहते हुए, कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते हुए वो कांग्रेस से निकाल दिए जाते हैं और वो बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हैं, जहां वो 20 साल पहले चालू किए थे। अचानक उनका अस्तित्व बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते हैं। वो ये समझ जाते हैं कि अब भारत में तो मेरा कुछ होने वाला है नहीं, कांग्रेस से मैं निकाल दिया गया हूं, अंग्रेजों ने मुझे जेल में डाल दिया है। तो वो जो है अंग्रेजों से बचते बचाते कलकत्ता से धनबाद, धनबाद से पेशावर, काबुल, मॉस्को, इटली, जर्मनी, दुनिया के सारे बड़े देशों का वो दौरा करते हैं और सारे बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों से वो मिलते हैं। उनका एटीट्यूड देखिए, नेवर डाई एटीट्यूड, और दुनिया के 11 बड़े बड़े देशों का भारत की आजादी के लिए समर्थन हासिल करते हैं। एक भगोड़े रहते हुए भारत की आजादी के लिए वो समर्थन हासिल करते हैं, जिसमें से चाइना, इटली, कोरिया, फिलीपींस, जापान, जर्मनी, यहां तक यूएसएसआर और अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर होते होते उनके समर्थन में आ जाता है। ये उनका नेवर डाई एटीट्यूड था। 1945 में जब पूरी दुनिया ये मान चुकी थी कि ब्रिटेन, अमेरिका ये हार गए हैं, जापान जीतने वाला है, जापान बहुत ही शक्तिशाली बन चुका था, अचानक अमेरिका जो है जापान के हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देता है अचानक। और अगेन जापान जो लगभग जंग जीत चुका था, और जापान की मदद से नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी, ऐसा कहा जा सकता है कि लगभग उन्होंने भारत को आजाद करवाने की स्थिति, जितने मजबूत स्थिति में वो आ गए थे, अचानक जापान एकदम कमजोर हो जाता है। जापान की मिलिट्री और इकोनॉमी इस न्यूक्लियर बॉम्ब के कारण एकदम कमजोर हो जाती है, और जापान ना चाहते हुए भी नेताजी के पीछे से अपना सपोर्ट वापस ले लेता है। अगेन नेताजी इतनी मेहनत, इतना मोबिलाइज करने के बाद भी अगेन बैक टू स्क्वायर वन, फिर से जहां से उन्होंने शुरू किया था वहीं पर आ जाते हैं। लेकिन एक लीडर का एटीट्यूड देखिए, नेवर डाई एटीट्यूड। वो फिर से खड़े होते हैं और कहते हैं अब जापान नहीं तो यूएसएसआर मेरी मदद करेगा, और फिर वो एक चार्टर्ड प्लेन लेते हैं और यूएसएसआर के लिए उड़ान भरते हैं। लेकिन बदकिस्मती कि 1945 के बाद से आज तक वो दिखे ही नहीं। कहा गया कि उनका जो प्लेन है वो क्रैश हो गया और उस हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। और अगेन अगर मैं कॉर्पोरेट जगत से इस नेवर डाई एटीट्यूड का एग्जाम्पल लूं तो बेहतरीन एग्जाम्पल है जैक मा का, जिसमें कुछ भी चीज अच्छी नहीं थी दोस्तों, सिवाय उनके एटीट्यूड के। जैक मा में कोई भी चीज अच्छी नहीं थी, ऐसा खुद जैक मा कहते हैं। 10 बार दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज ने उन्हें रिजेक्ट किया, उन्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया। 30 बार बड़ी बड़ी कंपनियों ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया, नौकरी के इंटरव्यू में सेलेक्ट ही नहीं किया। लेकिन फिर भी सिर्फ अपने इस नेवर डाई एटीट्यूड के दम पर उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक अली बाबा की स्थापना की। दूसरी क्वालिटी जो हम नेताजी में देखते हैं वो है डिप्लोमेसी, यानी कूटनीति। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि जंग सिर्फ जमीन में नहीं लड़ी जाती, जमीन से पहले जंग लड़ी जाती है दिमाग में। हम जमीन में जंग हारने या जीतने से पहले जंग हारते हैं और जीतते हैं अपने दिमाग में, साइकोलॉजी। इसलिए कहा जाता है कि वॉर जो हैं 2 तरीके के वॉर होते हैं, एक होता है साइकोलॉजिकल वॉर और एक होता है फिजिकल वॉर। और नेताजी इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के महारथी थे। मैंने आपको बताया कि 1943 में नेताजी ने इंडियन नेशनल आर्मी 45,000 सैनिकों, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स के साथ 1943 में INA की स्थापना की और भारत की पहली सरकार की भी स्थापना कर दी, सिंगापुर में बैठे हुए। उनकी ये साइकोलॉजिकल डिप्लोमेसी देखिए, सिंगापुर में बैठे हुए उन्होंने भारत के पहले सरकार की घोषणा कर दी। पूरी दुनिया में ये ढिंढोरा पीट दिया कि भारत की पहली सरकार बन चुकी है। पूरे मंत्रिमंडल को शपथ दिला दी, सारे मिनिस्ट्रीज, सारे नेताओं को शपथ दिला दी, आपकी ये मिनिस्ट्री है, आपकी ये मिनिस्ट्री है, और पूरी दुनिया में डिक्लेयर कर दिया कि मैं आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री हूं। और ये जो अंग्रेज हैं ये भारत में गैर कानूनी तरीके से दबंगई के साथ भारत में अपनी सरकार चला रहे हैं। पूरी दुनिया में ये घोषणा कर दी। यही नहीं, देखते ही देखते 9 बड़े बड़े देश भारत के साथ मिल गए, भारत के समर्थन में मिल गए और इस भारत की पहली सरकार को अपना समर्थन दे दिया। देखते ही देखते मणिपुर, अंडमान निकोबार में
इंडियन नेशनल आर्मी ने अंग्रेजों को खदेड़ते हुए भारत का तिरंगा लहरा दिया। केवल तिरंगा लहराया बल्कि अपने खुद के बैंक की स्थापना हो गई, करेंसी छापना चालू कर दिया, स्टैंप, रेवेन्यू स्टैंप छापना चालू कर दिया, अपना खुद का सिविल कोड डिक्लेयर कर दिया, अपनी खुद की आर्मी स्थापित कर ली। देखिए दोस्तों, यहां पर नेताजी क्या कर रहे थे आपको समझना जरूरी है। नेताजी जो है अंग्रेजों के दिमाग के साथ साइकोलॉजिकल वॉर खेल रहे थे। नेताजी भी जानते थे कि हम इतने कमजोर हैं कि अंग्रेजों की 25 लाख की आर्मी के सामने मेरी ये 45,000 की आर्मी टिकेगी भी नहीं। मगर नेताजी जो है एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, डिप्लोमेसी खेल रहे थे। न केवल वो अंग्रेजों के दिमाग के साथ खेल रहे थे बल्कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के दिमाग के भी साथ खेल रहे थे। इसीलिए तो 9 कंट्रीज ने उन्हें अपना समर्थन दे दिया, उनकी सरकार को मान्यता दे दी। और पूरी दुनिया के नेता ही नहीं बल्कि 30 करोड़ भारतीयों के भी दिमाग के साथ खेल रहे थे। 25 लाख भारतीय सैनिकों के दिमाग के साथ वो खेल रहे थे, उनके इमोशंस को अपने फेवर में कन्वर्ट कर रहे थे। क्योंकि इन 30 करोड़ भारतीयों के दिल में कहीं ना कहीं एक आस जग गई कि भाई हमारा प्रधानमंत्री अब आ चुका है। अभी तिरंगा मणिपुर, अंडमान निकोबार में फैला है, बहुत जल्द दिल्ली में भी तिरंगा फैल जाएगा। ये आत्मविश्वास, यही तो बड़े लीडर का काम होता है दोस्तों, आत्मविश्वास जगाना। बड़े लीडर्स को पता होता है कि वो जो कर रहे हैं उनको उनके ऐसा करने से कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आने वाला है, मगर साइकोलॉजिकल वॉर, वो जमीन में लड़ने से पहले ही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में जीतना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी कूटनीतिक एक जीत थी नेताजी की, जिसने पूरे भारत में और 25 लाख जो भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे, उनके लिए मर रहे थे, उनके दिल में एक भारत के प्रति प्रेम का, एक विश्वास का उन्होंने अलग। तो इस डिप्लोमेसी या कूटनीति या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल जो है अगेन मैं चाणक्य नीति से लेना चाहूंगा। 2500 साल पहले जब सिकंदर जो है, अलेक्जेंडर जो है विश्व विजय के लिए भारत के बॉर्डर्स तक आ चुका था, आचार्य चाणक्य जानते थे कि भारत छोटी रियासतों में बटा हुआ है और सिकंदर को रोक पाना भारत के किसी भी राजा महाराजाओं के खिलाफ नहीं है। तो उन्होंने अगेन एक डिप्लोमेसी खेली, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर उन्होंने खेला सिकंदर के सैनिकों के साथ। उन्होंने सिकंदर के सैनिकों के बीच में कुछ भारतीयों को डाल दिया। उसके बाद जादू टोना, भारत के जो देवी देवता हैं उनका श्राप, भारत के ऋषि मुनियों का श्राप, जादू टोना, इन सब चीजों की हवा उड़ाना उन्होंने चालू कर दिया। और इन सब के कारण सिकंदर की सेना अगेन साइकोलॉजिकली और इमोशनली इतनी वीक हो गई, इतनी डर गई कि आधी हार तो युद्ध के पहले ही सिकंदर हार चुका था। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है अगेन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का। जैसे मैंने कहा, आप जमीन में जंग जीतने या हारने से पहले साइकोलॉजी में जंग जीतते और हारते। नेगोशिएशन स्किल्स, जी हाँ दोस्तों, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है किसी भी लीडर की। अगर आप एज अ स्टूडेंट सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस में एक्सेल होना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे बड़े पॉलिटिकल लीडर बनना चाहते हैं, नेगोशिएशन स्किल्स। कहा जाता है अगर आपको किसी को पानी बेचना है, पानी की बोतल बेचनी है, तो उसे पानी मत बेचिए, उसे उसकी प्यास बेचिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले सामने वाले को उसका फायदा बताइए, क्योंकि अगर वो ये जान लेगा कि आप अपने फायदे के लिए आए हैं तो आप वहीं पर अपने आप को कम कर देते हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के इन स्टोरीज से, इन पहलुओं से उनकी नेगोशिएशन स्किल्स के बारे में हमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब वो जर्मन चांसलर हिटलर से मिलने गए तो उन्होंने हिटलर के सामने खुद को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि उन्होंने हिटलर के फायदे की बात कही। उन्होंने हिटलर को कहा, भाई हिटलर, आप जितना अंग्रेजों से नफरत करते हैं उससे ज्यादा तो मैं नफरत करता हूं, और आपके तरफ से आप अंग्रेजों को भारत के बाहर से संभालिए, भारत के अंदर अंग्रेजों को मैं संभालूंगा। हिटलर के फायदे की बात कही। वैसे ही जब वो तोजो से मिलने गए तो तोजो को उन्होंने एक आस दिलाई कि भाई एशिया को या तो आप रूल करो या हम रूल करें, अंग्रेज क्या कर रहे हैं। तोजो का उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, तोजो को बीच में उन्होंने धर्म ले आया, आस्था को ले आया। ठीक इसी तरीके से 1928 में लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेट का एक प्रपोजल गांधी जी के सामने, भारतीयों के सामने रखा था, और गांधी जी लगभग इस डोमिनियन स्टेट के प्रपोजल से कन्विंस हो चुके थे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस अड़ गए थे कि नहीं, हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए तो पूर्ण स्वराज चाहिए। ये डोमिनियन स्टेट दोस्तों क्या होता है, पॉलिसीज जो है अंग्रेज बनाएंगे लेकिन सरकार में जो है भारतीय रहेंगे, यानी एक पपेट,
लॉर्ड इरविन चाहते थे कि भारतीय एक पपेट बनकर भारत की सरकार चलाएं, मगर जितने भी रणनीतिक निर्णय हैं वो अंग्रेज, वहां से कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्या बड़े बड़े पॉलिसी मैटर्स हैं, वो सारी चीजें अंग्रेज डिसाइड करेंगे। और गांधी जी जैसे बड़े नेता को कन्विंस करना, ये एक बहुत बड़ी जीत थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेगोशिएशन स्किल्स के बारे में हमें बताती है। दोस्तों 1956 में खुद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने बंगाल के गवर्नर से कहा था कि द रोल ऑफ नेताजी इन एंड हिज INA वाज पैरामाउंट इन इंडियन इंडिपेंडेंस व्हाइल दैट ऑफ गांधी जीज नॉन वायलेंस मूवमेंट वाज मिनिमल। ये खुद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने भारत की आज़ादी के दस्तावेज में दस्तखत किए थे, ट्रांसफर ऑफ पावर में दस्तखत किए थे, उनके शब्द थे। बाबा भीमराव अंबेडकर भी 1955 में अपने ब्रिटिश BBC को दिए एक इंटरव्यू में कहते हैं, इवन अंबेडकर एग्रीड दैट इट वाज बोस एंड हिज INA व्हिच लेड टू इंडियन। अंत में दोस्तों बस इतना कहूंगा उन लोगों के लिए जो आंख बंद करके ब्लाइंडली वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करते हैं, 50% से ज्यादा ब्रिटिशर्स आज भी दोस्तों ये मानते हैं कि ब्रिटिश ने इंडिया जैसी कॉलोनीज पर राज कर कर हम पर एहसान किया था और हम पर 200 साल राज करने के बाद नुकसान उनका हुआ है। यानी 45 ट्रिलियन डॉलर लूटने के बाद, 3.5 करोड़ भारतीयों को मारने के बाद भी आज भी 50% अंग्रेज यही मानते हैं कि अंग्रेजों ने हमें लूटकर, हम पर राज करके हम पर एहसान किया था। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा, जब अंग्रेज आए नहीं थे, अंग्रेजों के आने से पहले पूरी दुनिया का 25% पैसा भारत में हुआ करता था। इंडिया यूज्ड टू बी द 25% ऑफ वर्ल्ड GDP, और जब अंग्रेज गए तो वो हमें 1.5-2% पर छोड़ कर गए। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज का मेरा ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा, जिसमें मेरी ये कोशिश थी, क्योंकि हम सभी नेताजी को बचपन से एक फ्रीडम फाइटर के ही रूप में जानते हैं, मेरी ये कोशिश थी कि मैं उन्हें एक मैनेजमेंट गुरु के भी रूप में आपके सामने पेश करूं। आप एक बिजनेस लीडर हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर, एक होम मेकर, स्टूडेंट हो सकते हैं, किसी संस्था के अध्यक्ष हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं हम सभी ने आज नेताजी के जीवन के इन अनसुने पहलुओं से बहुत कुछ सीखा होगा, जिसे हम अपने जीवन में उतारेंगे और उन्हीं की तरह देश को, अपने सोसाइटी, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।